हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि एग्जाम की डेट तो आ ही गई है, तो आप आशा करते हैं कि अपनी तैयारी को बहुत तेजी से कर रहे होंगे। तो मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। ये आज का जो सेशन है मेरा, हालांकि इसमें मैथ की PYQ करा रहे हैं, लेकिन सारे अब बेस्ट क्वेश्चन लेने के मतलब सारे क्वेश्चन को मैंने रखा है, लेकिन पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है, ठीक है ना। 10 नंबर की पेडागॉजी अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं और आज के सेशन में हम पहला क्वेश्चन रखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, सीटेट बहुत आसान है। आपका अगर बेसिक अच्छा है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत कठिन सवाल आते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन सवाल आते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पे अच्छे से देखते हैं तो समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन को आप कर भी लेंगे। देखिए जैसे ये लिखा है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं सवाल तो कराना एक अलग चीज है। -3 का क्यूब लिखा है, 0.3 होल पावर -2 और 0.01 है। तो मुझे इतना पता है, थोड़ी देर के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो -3 जो लिखा है, ये क्यूब लिखा रहे दूंगा, आप कहेंगे यस सर। ये 0.3 पावर -2 है ना, तो इसको लिख सकता हूं 0.3 के पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको नीचे ले आए, 0.01 हो गया। तो मुझे इतना पता है कि जब इसको गुणा करूंगा 0.2 है, तो यहां से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -3, यहाँ क्या बचेगा 1। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, -3 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, -3। अब आपसे पूछा है कि इज स्थित है, मतलब कि द वैल्यू ऑफ इतना इज लाइज, इस नंबर के बीच में कहां स्थित है। तो एक्चुअली वैल्यू कहां आई है, -3 आई है, तो ये 0 है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं कह दूं कहीं -3 है, तो पहले -1 होगा, फिर -2 होगा, तब -3 होगा, और फिर यहां पे क्या होगा, -4 होगा, यहां पे -35 होगा। अगर मैं ऐसा मान लूं तो इसका मतलब है कि -3.5, -2.5 नहीं। पहली बात 3 और 3 पॉइंट नहीं, नेगेटिव है, -3.5 और 2.5 के बीच में ये बात बन सकती है। -3.5 और माइनस का 2.5 यहां आ जाएगा, तो -3 यहां रहेगा, तो इसके बीच में आ जाएगा। नहीं आया समझ में, देखो फिर से बता देता हूं थोड़ा सा और क्लियर बना के। मैंने कहा कि जब भी कोई नंबर होता उसको यहाँ पे ये क्या है, 0 है, इधर लेफ्ट में -1, माइनस का 2, -3, माइनस का 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। अब आप समझिए मेरी बात को। तो यहाँ पे जो होगा ये माइनस का 3.5 है और ये क्या है, माइनस का 2.5, जिसका ऑप्शन में जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब -3 इन दोनों के बीच में है। कौन सा ऑप्शन में है, माइनस, ये देखो इसके ऑप्शन तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं इसको, अगर ना समझ में आया तो बता दूं, कहो देखो -3 लिखा है ना, -3 का क्यूब लिखा है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.3। तो 0.3 को जब नीचे लाऊंगा तो इसकी जो पावर में साइन है वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये 1/0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके अंदर 0.3 गुणे 0.3 हो जाएगा इंटू 0.01। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ कैंसिल हो गया। तो यही मैंने कहा था कि 3 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -3 और यहाँ 1 हो गया, तो फाइनल -3 आया। यही मैंने बोला है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 6 के सभी गुणखंडों स्वयं को छोड़कर का योग स्वयं को 6 के बराबर है। निम्न में से कौन सी संख्या इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जरा मुझे कोई बच्चा बताए, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बेटा, जैसे कि सपोज दैट आपने कोई नंबर लिया, उसके फैक्टर लिखो और स्वयं के फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो सेम वही नंबर प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि वह एक पूर्ण संख्या है। बताओ समझ में आया कि नहीं है। तो इसी प्रकार अगर 6 है तो ये याद कर लो, कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है। अगर यहीं पे 6 है तो 6 के जो फैक्टर का मतलब हुआ कि वो कौन कौन सा नंबर है जो 6 को डिवाइड करेगा, 1, 2, 3 और 6। तो उसने कहा स्वयं को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, इनका सम करोगे तो 2, 1, 3, 1, 3, 2, 5, 1, 6 बराबर है। तो ये कहलाएगी एक पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या कहलाती है या परफेक्ट नंबर कहते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए, फिर मुझे बताइए क्या कहते हैं बेटा, इसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर क्या होता है याद ही कर लो, ठीक है ना। दूसरा नंबर होता है 28 और एक और होता है शायद 496, एक 81 समथिंग करके होता, तीन याद कर लो एक, ठीक है। तो अब मैं देखो इसको दिखाता हूं आपको, तो 1 2 4 7, ठीक है ना, 14, हाँ, और फिर क्या है 28, तो इसको नहीं लेना है, इन सब का सम करो, 7 3 10 4 14 14 14 28 हो गया, तो ये भी एक पूर्ण संख्या। ऐसे इसको लिखोगे ये भी एक पूर्ण संख्या है 400। तो याद रखिएगा कि जो आपके पेपर में यही तीन संख्या ज्यादा ऊपर नहीं आ सकता, 6 28 496 और 81 28 होता है, ठीक है ना। 6 28 496 और 81 28। मेरी बात ध्यान सुनो, तो 81 28, तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, ध्यान से सुनिए, नोट करके लिख दूंगा, नोट करके मैं लिखूंगा, इतना याद कर लो, इससे ज्यादा पेपर में आना नहीं है। पूर्ण संख्याएं कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है कि अगर उनके फैक्टर का सम संख्या के बराबर है लेकिन स्वयं को छोड़कर, मतलब कि 6 है तो 6 का स्वयं, क्योंकि सभी संख्याओं का एक और स्वयं फैक्टर होता है, तो स्वयं को छोड़कर, तो मैं कहूंगा कि 6 28 और कितना लिखा 496 और 81 28, याद कर लो ना, 496 81 28 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है ये आपसे पूछ लिया है एक बार, हो सकता है इस बार ये आ जाए, ये दोनों बारे में बात कर लिया ये आ जाए, लेकिन आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, बड़ा नंबर हो गया ना, सीटेट के लिए बड़ा नंबर हो जाता है। आपको 6 से 8 की पढ़ना है, मुझे लगता है ये दोनों में से घूम घुमा के आएगा, क्लियर। ये फिक्स पैटर्न पे सवाल है बेटा, ठीक है। एक वर्ग संख्या 6 से विभाज्य है, तब निम्न में से किस कथन का उस वर्ग संख्या के बारे में सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। सदैव आवश्यक नहीं है मतलब कौन जो है हमेशा सही है। तो मैं कहता हूं कि एक वर्ग संख्या जो 6 से विभाज्य है, तो एक वर्ग संख्या 9 है तो 6 से विभाज्य नहीं है, फिर 16 है वो भी नहीं है, फिर 25 है वो भी नहीं है, ठीक है, 36 है, तो एक वर्ग संख्या कौन सी है वो, आप कहेंगे सर 36 है जो 6 से विभाज्य है। तो आपको संख्या मिल गई और यही क्या है, एक वर्ग संख्या है, ठीक। अब आपसे को सदैव सत्य कह रहा है कि वह संख्या 36 से विभाज्य है, यस है, ये तो सत्य है, सदैव सत्य है, ठीक। आप कह रहा सत्य नहीं है, आप किसे बोल नहीं है, इसका वर्गमूल 6 से विभाज्य है, अगर इसका वर्गमूल ले लो तो 36 का तो 6 आएगा और 6 से विभाज्य है, यस, ये भी सही है। इसका वर्गमूल 3 से विभाज्य है, अगर इसका वर्गमूल लोगे तो 6 आएगा, 3 से विभाज्य है। वह संख्या 24 से विभाज्य है, कतई नहीं हो सकती, संख्या जो है वो 36 है जो 24 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे कह रहा है कौन सत्य होना आवश्यक नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक पटाखे बनाने वाली कंपनी में केमिस्ट के पद पर नियुक्त होने के बाद मीनू को बताया गया कि एक विशिष्ट प्रकार का बारूद बनाने के लिए कार्बन, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट को 3:2:1 में मिलाया जाना चाहिए। यदि 1.2 kg बारूद बनाया जाना है तो उसके लिए उसे कितना सल्फर लेना चाहिए, उससे कितना सल्फर लेना चाहिए। तो ध्यान देना, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना, विशिष्ट प्रकार का बारूद बनाने के लिए कार्बन, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो कह रहा है कि 3:2:1 के अनुपात में है। बनाना क्या है, मतलब एक बारूद बनाना है आपको, जिसमें 3 कार्बन मिलाओगे, 2 सल्फर मिलाओगे, 1 पोटेशियम नाइट्रेट मिलाओगे, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि 1.2 kg बारूद बनाया जाना है तो उसके लिए उसे कितना सल्फर लेना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। तो आप ये कहेंगे, सल्फर की बात किया है, सल्फर 1.2, तो देखिए कि अब जब आप बारूद बनाएंगे तो क्या लेंगे, कार्बन लेंगे, सल्फर लेंगे और पोटेशियम नाइट्रेट ले लेंगे। तो अगर आप 3 लिए, 2 लिए, 1 लिए, तो 3:2:1 के अनुपात में ले रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं 3:2:5:1:6 की वैल्यू कितना है,
इतना है। यहीं से आप ये कह दो कि 6 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा वो कितना है 1.2 kg है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में आ जाएगा। तो 3 जीरो लगाओ यहाँ पे, 1200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो 6 दुनाई 12, 200 ग्राम होगा। ठीक है, कितना होगा 200 ग्राम होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम आ गई। तो बेटा उसने पूछा क्या है, सल्फर लेना चाहिए। सल्फर की यूनिट कितनी है 2 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 ग्राम आ जाएगा। 400 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, मतलब 3 2 1। तो इतनी इस मात्रा में लेंगे, कितना बनाना है बराबर 1.2 kg की बारूद बनेगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू जो होगी 1.2 के होगा। हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है। इस सवाल को और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे कि जब 6 यूनिट की वैल्यू 1.2 अर्थात 1200 ग्राम थी, 1200 ग्राम थी, हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालना था। तो हम 3 से दोनों को डिवाइड कर देते 3 से। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है ना, 2 यूनिट की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3 चौक 1200 हो जाएगा। बेटा ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी। ठीक है ना, ये करेक्ट है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 आएगा। क्लियर है बात ठीक है ना। आगे चलते हैं। जब बाबू ने 2020 में नई निसान माइक्रा खरीदी थी तब उसका मूल्य 5 लाख रुपए था। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में उस वर्ष के मूल्य की 4% कमी होती जाती है। वर्ष 2022 में उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 20 से 21 22 2 साल में मूल्य में कमी हो गई। आप सीधी सी बात है, जब आप 5 लाख रुपए की कोई बाइक खरीदेंगे तो उसमें कमी हो गई 4% की। इसका मतलब 4% को आप लिखेंगे 1/25। 25 की चीज 24 में बिकेगी अगर आप बेचने जाएंगे तो। ठीक है, आगे भी यही होगा, 25 की चीज 24 में बिकेगी। इसको सॉल्व करोगे, 25 दूना 50 हो जाएगा और 25 ये 2 जीरो कटेगा 8 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 800। ठीक, तो मुझे पता है कि 800 और 24 में 576। ठीक है, 2 जीरो तो लगेगा, 8 छंग 48। तो लास्ट में 2 जीरो के बाद 8 आ जाएगा। लेकिन यहां भी ये नहीं बनेगा आंसर, ये नहीं बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। और 5 8 40 ये वाला बनेगा। कर लेता हूं, 8 छंग 48 के 8, 2 जीरो लगा दो और 8 7 56, 4 60 के 0, 8 5 40, 6 46। यही बन गया ना, बना नहीं, क्योंकि 8 पंजे 40,000 समथिंग बन रहा था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इसके और भी तरीके हैं इस सवाल को लगाने का। तरीका दूसरा क्या है बेटा, 4 एक ही वस्तु थी, 4% की दर से घट रहा है। तो -4 गुणे 4/100 कर दो। तो जो आएगा वो परसेंट में चेंज आएगा। तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये माइनस माइनस दोनों रहेगा, यहाँ पे प्लस बनाएगा। तो 4 4 ये माइनस का 8 है और 4 चौक 16 प्लस 0.16। तो क्या हो जाएगा -7 पॉइंट, ध्यान देना -7 पॉइंट कितना हो जाएगा 84% की क्या होगी बेटा कमी आ जाएगी। ये भी एक तरीका है। इसका मतलब 50,000 का 7.84% घट गया तो बचा कितना, आपसे पूछा है कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो आप यहां पे देख लीजिए कि 92.16 निकाल दो, वही आ जाएगा। और 9 पीछे 45, करीब 45-46 का आंसर बनेगा। तो लास्ट में यहाँ पे ये आंसर बना देंगे। तो ये भी एक तरीका सक्सेस का है, लेकिन डेटा 4% में यहाँ पे पॉइंट में आ जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कठिन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक 10 लीटर के मिश्रण में केवल अम्ल और पानी है। ठीक है, इस मिश्रण में 60% अम्ल है। कहता हूं कि एक मिश्रण है, क्या है, एक मिश्रण है। इस मिश्रण में बेटा अम्ल और क्या है, पानी है, अम्ल और पानी है। ठीक है, इस मिश्रण में 60% अम्ल है और मिश्रण है कितना 10 लीटर का मिश्रण है। ठीक, तो 60% अम्ल है, इसका मतलब 6 लीटर क्या है अम्ल है। और क्या कह रहा है, तो 6 लीटर अम्ल है तो 4 लीटर क्या है पानी है। लेकिन वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि 25% पानी हो जाए। इसका मतलब है कि 4 लीटर में अगर 4 का है वो, तो एक क्या हो जाए पानी, और अम्ल की बात अगर इस अनुपात में हो जाए, अम्ल 3 हो जाए, अम्ल 3 हो जाए, एक वो है 4 में एक क्या हो पानी हो। अभी आप ये कहेंगे कि 4 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें क्या है एक पानी है, 25% पानी है, या ऐसा वो चाहता है। क्वेश्चन में ऐसा ही वो चाहता है। अब चलिए देखिए, यदि हम इस मिश्रण में 25% पानी चाहते हैं
तो इसमें कितना अम्ल और पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आप मिश्रण को 3/1 बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब 6/4 का मिश्रण है और आप मिलाना क्या चाहते हैं, इसमें कह रहा है कि मिश्रण में 25% पानी चाहते हो, तो इसमें कितना अम्ल मिलाना चाहिए, तो अम्ल को मान लिया x मिला दिया, तो कितना हो गया 3/1, 3/1। ठीक है ना, 3/1। तो इधर करूंगा तो 6x = 12 के, तो 6 × 12, तो x = क्या आ गया 2 के। ठीक है, x = 2 के। ठीक है, तो सही किया है। ओफो, अरे भाई 6 प्लस x है बेटा, प्लस है, ये 12 आ गया, तो x इधर घट जाएगा ना भाई, तो 12 माइनस का 6 हो जाएगा, तो गुणा कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 लीटर आ जाएगी। यही आपका 6 आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे यस सर। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बताए। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि a और b ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जहां a और b डज नॉट इक्वल टू 0 कि a की पावर b 49 13 है, तब a प्लस b की पावर a माइनस b माइनस 14 मान बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप 49 13 के फैक्टर करिए, वहां से a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो ये वैल्यू पुट कर दोगे, आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वैसे सीटेट में ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनका ऐसे फिक्स होता है। फिलहाल अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना, क्या होता है। तो मैं कहता हूं कि 49 क्या करूंगा मैं, 49 13 को फैक्टर करूंगा, तो आपको पता है 9 3 4 1 5, ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, 7 से 49, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 10 11, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 13, 13 39 और 10 13 से भी नहीं कटेगा, 14 15 भी नहीं कटेगा, 16 17 से कटेगा, 17 2 34, 6 9 6 15, 17 8 36, हाँ ठीक है 17 से कटेगा। देखो 17 इसका फैक्टर है, तो 17 दुनाई क्या होता है बेटा, 34 होता है। 34 6 40, 9 6 15, 151, ठीक है ना। 17 8 136, 4 40, तो 11 4 15, 17 9 ये कितना होता है 153, ठीक है। और 17 17 हम 289, 17 1 कम 17। इसका मतलब ये है कि a के पावर b इक्वल टू 49 13 लिखा है, तो आप लिख सकते हो इसको कि 17 की घात 3 a की पावर b। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 17 है और b की वैल्यू कितना है 3 है। आप कहेंगे यस सर। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत है क्या किसी को? बस क्वेश्चन पे आ जाओ। उसने जैसे से कहा है, क्या कहा है, उसने कहा है कि a प्लस b के पावर a माइनस b माइनस 14। तो मुझे तो पता है कि 17 प्लस 3 करेंगे और a माइनस b 17 माइनस 3 और माइनस 14, तो 14 माइनस 14 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। किसी घात 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बताओ भाई कितना आ जाएगा, 1 आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। आगे सवाल की तरफ आते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का अनुपात 1:2 अनुपात, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मजाक है क्या? आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है 360 होता है। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 की वैल्यू क्या बताएंगे आप, 360 करेंगे तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 36 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का अनुपात 4 3 7 2 9 यहाँ इतना है। न्यूनतम कोणों की माप क्या होगी, तो आपको पता है कि न्यूनतम कोण जो होगा बेटा वो 36 आएगा, क्योंकि न्यूनतम कोण जो होगा 1 होगा और 1 की वैल्यू आपने निकाल लिया। 10 यूनिट की वैल्यू कितना है 360 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 आ जाएगी। क्लियर? आगे चलो। यदि किसी बहुफलक के 6 फलक और 12 किनारे हैं तो इसके शीर्ष की संख्या क्या होगी, बताओ। अब अगर फार्मूला याद है तो बता पाओगे। इसका मतलब है कि फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू, हालांकि ये सवाल ही नहीं, कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल फार्मूला ही है, ठीक है ना। तो एज प्लस 2 होता है। किसी भी घन या घनाफ में फेस 6 होते हैं, वर्टिसेस 8 होती हैं और एज 12 होती हैं और प्लस 2 लिखते हैं ऐसे। फार्मूला तो ये है बेटा, फार्मूला ये है और फार्मूले में ये जो डेटा दिया है बिल्कुल सेट है। एजेज मतलब किनारे 12 होते हैं, फलक 6 होते हैं और शीर्षों की संख्या पूछिए, शीर्ष 8 होते हैं। हालांकि मैंने यहां से वर्टिसेस निकाल भी दिया है, अगर मैं निकाल के आपको दिखाऊं यहाँ पे तो देखो मैंने 8 लिख दिया है, सॉरी 8 नहीं लिखूंगा मैं, यही आपको निकाल के दिखाना है।
तो आप कहेंगे 12 2 14, तो v इक्वल टू 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा नहीं। तो ये सवाल नहीं था, ये एज इट इज वो लैंग्वेज पे सवाल है। मतलब आपको फार्मूला पता है कि किसी घन या घनाप में, लिख देता हूं मैं नोट करके इस बात को मैं लिख दूं, किसी घन या घनाफ में फलक और क्या है, शीर्ष एवं किनारों की संख्या क्रमशः, फलक शीर्ष एवं किनारों की संख्या क्रमशः, फलक कितने होते हैं, 6 होता है, शीर्ष 8 होते हैं, किनारे 12 होती है फार्मूला भी यही लिख दे रहा हूं। तो आप लिख लीजिए कि एजेज प्लस 2 इज इक्वल टू फेस प्लस वर्टिसेस। याद रखना एजेज कितनी होती है, 12 प्लस 2, और ये कितना होता है 6 प्लस 8। देखो LHS बराबर RHS है ना, 14 14 हो गया। तो ये इसी हिसाब से आप याद रखना हमेशा इसको, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो किसी भी घन या घनाप में कितने शीर्ष होते हैं, 8, फलक कितने होते हैं, 6, किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। आगे सवाल की तरफ आ रहे हैं। किसी त्रिभुज ABC के कोणों B और C समद्विभाजक बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, B और C के समद्विभाजक, तो ये होगा अगर A और ये B और ये C, अगर इस कोण समद्विभाजक है, पॉइंट O पर मिलते हैं, तो BOC 105 दिया है, 105 दिया है। तो ये जो कोण होता है ना, ये कोण, इसको लिखा जाता है कि 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 105 डिग्री के, 5 डिग्री के। ये उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो एंगल A इक्वल टू कितना बनेगा, अरे भाई 105 1/2 ऐसे कर दूं, 105 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा 90, हाँ ठीक है 90, ठीक है ना। 15 यार, 25 क्यों लिख रहे हो, 90 10 100 5 15 डिग्री। तो एंगल ए की जो वैल्यू होगी ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगी 30 डिग्री आएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएं। अब मैं इसको बता दूं कि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के द्वारा बना कोण अगर ये है, तो एंगल, मैं कहता हूं कि ये और ये समद्विभाजक है, मतलब कि BO और OC समद्विभाजक थी, तो एंगल BOC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होता है। सीटेट इस पे भी सवाल पूछता है आपसे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे भी सीटेट में सवाल आता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो आई थिंक लगभग क्वेश्चन हो गए हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये था, किसी को कहीं डाउट हो। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, ठीक, मैंने लिख दिया है कि 28 6 28 496 और 81 28 ये परफेक्ट संख्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं, परफेक्ट संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया है, ये भी हो गया। थोड़ा यहाँ पे मैंने इसको एक बार गलती कर दिया था, तो इस तरीके से लगेगा, ठीक है ना। आप चाहते हो तो यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन पे आएंगे तो ये भी है हमारा, यही होगा, इससे भी यही है, ये भी है, और ये, और आपका ये, और ये, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।